ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, इफ वेक्टर क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, इफ वेक्टर क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। और अब यहाँ पे आप टू डायमेंशनल प्लेन के साथ साथ आप थ्री डायमेंशनल प्लेन की भी बात करोगे, तो अगर टू डायमेंशन में जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो प्लेन होगा जहां पे हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो प्लेन है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ऐसे हों, एक फोर्स ये लगा हुआ है, फोर्स F1, और दूसरा फोर्स लगा हुआ है F2, तो F1 और F2 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि किस नेचर के वेक्टर्स हैं, दीज आर ऑर्थोगोनल बिकॉज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जैसे मैंने बताया कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप दिखला नहीं सकते हो, तो यहाँ पे दिखलाने का तरीका क्या होता है कि ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है और यहाँ पे हम लोग Z लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास Z एक्सिस हो गई। जैसे एक्स वाई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन हम लोग दिखला नहीं पाएंगे, तो इसको दिखलाने के लिए क्या करते हैं? एक स्लांट सी लाइन बना देते हैं यहाँ पे, तो दैट रिप्रेजेंट द जेड एक्सिस। तो अगर हमारे पास थ्री वेक्टर्स भी हों, और अगर थ्री डायमेंशनल प्लेन में सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में भी है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये अलोंग द जेड एक्सिस हो, तो क्या हो जाएगा? दीज आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या हो जाएगा? दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक चीज समझ लें, फिर हम लोग एक्सियल वेक्टर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप रोटेशन जो है, या कोई पार्टिकल सपोज ये रोटेट कर रहा है इसके अबाउट पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसके मोशन को एक्सप्रेस करो, तो आप कहोगे कि ये पॉइंट किस सेंस में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि ये, तो हम लोग कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो सेंस है, दीज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? से तो एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो आप देख रहे हो फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये जब यहाँ था तो इसके मोशन की डायरेक्शन ये थी, जब यहाँ था तो मोशन की डायरेक्शन ये थी, यहाँ था तो मोशन की डायरेक्शन ये थी, तो दीज आर नॉट द फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग कह रहे हैं, तो दीज आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ? सेंस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन तो हम इसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन हमारे पास मजबूरी क्या आ रही कि इसको हम लोग वेक्टर से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, केवल हम लोग कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वेक्टर से एक्सप्रेस करना, तो वेक्टर इज हैविंग द फिक्स डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए। तो फिक्स डायरेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे एक रूल होता है एक्सियल वेक्टर का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बतलाता हूँ कि किस तरह से हमें एक्सियल वेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है। एक सिचुएशन देखिए, यहाँ पे सपोज इस स्क्रू को अगर हम लोग टाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर ये बतलाओ कि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करूं, तो इसका टिप किस तरफ मूव करेगा? बाहर की तरफ निकलेगा या अंदर की तरफ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसको अगर मैं इस तरह से रोटेट कराऊं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसका जो टिप है कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। ठीक है, इवन अगर हम लोग इसके सेंस ऑफ रोटेशन को अगर चेंज कर दें, ठीक है, अब हम लोग इसके सेंस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, तो देखो इसके टिप का मूवमेंट कैसे हो गया? बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखें कि अगर इसका सेंस ऑफ रोटेशन अगर आप कर रहे हो, तो हम लोग जब तक इस स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, यहां से सामने से देखने में क्लॉकवाइज, जहां पे मैं खड़ा हूं क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेट कर रहा हूं, तो इसका टिप हमेशा कहां मूव कर रहा है? टुवर्ड द, ठीक है, मैं अगर खड़ा हूं तो आप मुझे देख रहे हो तो कह रहे हो कि ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट साइड में जा रहा है। ठीक है ना, मतलब चाहे आप जैसे भी रोटेट करो,
तो देखो पूरे रोटेशन में इसका मूवमेंट हमेशा राइट साइड है। मतलब क्या हुआ कि इसका रोटेशन तो हो रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एक चीज हमेशा फिक्स है, इसके टिप का मूवमेंट दैट इज ऑलवेज राइट साइड। मतलब क्या हुआ कि रोटेशन को अब एक वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पे रोटेशन को ये बतला दें कि उसका टिप का मूवमेंट किस तरफ है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक तरीका होता है। देखो अब क्या वे है कि जिस सेंस में रोटेशन हो उस सेंस में राइट हैंड की फिंगर कर्ल कर लो, कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, और थंब डायरेक्शन विल गिव द मोशन सेंस ऑफ द टिप। अब चेक करके देखना कि जब आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा रहे हो तो ये कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ ना। ठीक है, देखो आप ऐसे कर रहे हो क्लॉकवाइज सेंस में, तो टिप कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। इसको अगर दूसरे सेंस में रोटेट करा रहे हो, अब देखो टिप कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो रोटेशन को एक्सप्रेस वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का एक वे होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड रूल। ये मैथमेटिक्स में आपके +2 में कराया जाता है, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो राइट हैंड रूल क्या है कि कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंस ऑफ रोटेशन, थंब डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर या रोटेशन वेक्टर। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी रोटेशन की वेक्टर डायरेक्शन मालूम करना है तो आप क्या करो, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल कर लो। किस सेंस में कर्ल कर लो, जिस सेंस में रोटेशन हो रहा है। ठीक है, जो भी थंब डायरेक्शन आएगी दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन वेक्टर, और रोटेशन वेक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, बट इट इज नॉट वेक्टर। वेक्टर इज एक्सप्रेस विद द डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं उसके लिए, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने में ये मैच कर रहा है राइट हैंड से, इसलिए एक सिंपल रूल होता है कि राइट हैंड की फिंगर कर्ल करो उस सेंस में जिस सेंस में रोटेशन हो रहा है, द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन वेक्टर। ये समझ में आ गया कि कभी भी आपको कोई भी रोटेशन को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो ऑलवेज यूज द राइट हैंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है। ये मैथमेटिक्स में आपके +2 में आपको डिटेल में कराई जाएगी वेक्टर में, राइट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं ये इस विजुअल से आप देख सकते हो कि ये टिप की मूवमेंट की डायरेक्शन को एक्सियल वेक्टर एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना, आगे चल सकते हैं इस वाले पार्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं इस वाले पार्ट को समझने में। ठीक है, चलो एक्सियल वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे आ जाए। ठीक है, कि पहली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर्स हैं वो इक्वल होंगे भले उनकी लोकेशन किसी भी प्लेन में कहीं पे भी हो। जैसे सपोज दो स्टूडेंट जा रहे हैं, एक जा रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, यहाँ से चलना शुरू करता है इस पैसेज से, दूसरा स्टूडेंट उस पैसेज से नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सपोज सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स ले लें, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक लाइन मैंने बनाई, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन आपने बनाई, दिस लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, राइट। हम लोग इस लाइन के बारे में क्या कहेंगे, दिस लाइन इज पैरेलल विद द वाई एक्सिस एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर दूं, इस लाइन के बारे में भी क्या कहोगे, इट इज आल्सो पैरेलल विद द वाई एक्सिस हैविंग द मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड। एक लाइन और ड्रॉ कर दूं मैं, इस लाइन के बारे में भी कहोगे पैरेलल विद द वाई एक्सिस एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसकी जो लेंथ है मैं इक्वल ड्रॉ कर रहा हूं, तीनों मैंने एरो इक्वल लेंथ के ड्रॉ किए हुए, ऑल आर पैरेलल विद द वाई एक्सिस। ठीक है ना, एक लाइन और ड्रॉ कर दें, इक्वल लेंथ का है,
इट इज ऑल्सो पैरेलल विद द वाई एक्सिस। मतलब हम लोग कितनी भी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दें इक्वल लेंथ की पैरेलल विद द वाई एक्सिस, तो आप सभी में कहोगे कि ऑल वेक्टर्स आर हैविंग द मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड एंड पैरेलल विद द वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे रख दो, सभी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर क्वांटिटीज किसी भी प्लेन में कहीं पे भी रखी हो, अगर उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर्स विल बी इक्वल। ठीक है, वेक्टर्स इक्वल कब होंगे कि उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, पोजीशन ऑफ द वेक्टर कहीं पे भी हो, लेकिन अगर उनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम तो वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया कि वेक्टर की लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से हम लोग आगे चल सकते हैं ना, अच्छे से क्लियर है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वेक्टर कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द वेक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे उसकी लोकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर इक्वल ऑल वेक्टर विल बी इक्वल, चाहे दो हो या फिर कई वेक्टर्स हो। ओके, आगे चल सकते हैं हम लोग इस स्टेटमेंट से। अब अपोजिशन ऑफ द वेक्टर जैसे मैंने बतलाया था, अपोजिशन ऑफ द वेक्टर क्या हो जाएगा कि अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दें, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? अपोजिट टू ए, क्योंकि माइनस साइन लगा दिया। ये वेक्टर क्या हो जाएगा? अपोजिट टू बी, क्यों? यहां पे मैंने माइनस साइन लगा दिया। अगर माइनस साइन लगा देंगे तो जो ओरिजिनल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दिस इज ओके। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मतलब क्या हुआ? कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चीज हो जाएगी? उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि पॉजिटिव न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है तो क्या हो जाएगी? उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी बट मैग्नीट्यूड विल चेंज। लेकिन अगर हम लोग माइनस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। ये समझ में आ गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी से न्यूमेरिकल क्वांटिटी विद द वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज ओके। जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहां से समझ लो कि सपोज मैंने यहां पे एक वेक्टर ए रखा हुआ है, इसको अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो देख रहे हो कि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो गई लेकिन डायरेक्शन सेम रही। अगर मैं मैग्नीट्यूड बढ़ाता रहूं तो देख रहे हो कि आप इसकी डायरेक्शन सेम रखे हुए लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है जितनी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स वो इंक्रीज हो गई। राइट, यहां तक क्लियर। लेकिन अगर हम लोग इसी क्वांटिटी को से नेगेटिव कर दें, ठीक है ना, इसी क्वांटिटी को हम लोग नेगेटिव करते हैं, ठीक है, अब इस क्वांटिटी को नेगेटिव कर दिया। अब देख रहे हो कि अगर मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है तो डायरेक्शन तो पहले चेंज हो गई और जितने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है उतनी ही टाइम्स इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गई। ठीक है ना। अगर मैं अब इसको इंक्रीज करता जाऊं, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होती जाएगी। अब नेगेटिव साइड में उसकी डायरेक्शन मेंटेन रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई भी माइनस साइन लगा दूंगा यहाँ पे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, माइनस डायरेक्शन में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। राइट, यहां तक क्लियर है ना। ठीक है, तो अब यहां से समझ में आ गया कि अगर हम लोग किसी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। माइनस से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन जितनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग चेंज कर देंगे। राइट, यहां तक क्लियर है। पॉजिटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड चेंज करना, डायरेक्शन अनचेंज। लेकिन नेगेटिव अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ बोलो।